गिरधारी लाल की एक ही बेटी थी, प्रज्ञा। गिरधारी लाल अपनी बेटी प्रज्ञा से बहुत प्यार करते, क्योंकि प्रज्ञा जब छोटी सी थी तभी उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। गिरधारी लाल अपनी बेटी प्रज्ञा को बचपन से लेकर बड़े होने तक संभालते थे। गिरधारी लाल प्रज्ञा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल करते। गिरधारी लाल प्रज्ञा को अपने पलकों पर बिठाकर रखते, उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देते। प्रज्ञा भी गिरधारी लाल को उतना ही प्यार करती। समय बीतते गया, प्रज्ञा भी बड़ी होते गई। प्रज्ञा अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर आ चुकी थी जिस उम्र में किसी भी लड़की का मन भटक जाता। एक दिन प्रज्ञा ने अपने पिता गिरधारी लाल को अचानक एक सरप्राइज दिया। प्रज्ञा ने सोचा, पापा मेरा सरप्राइज देख बहुत खुश होंगे। अपने पलकों पर बिठाने वाली बेटी प्रज्ञा से गिरधारी लाल को ये उम्मीद कभी नहीं थी कि प्रज्ञा गिरधारी लाल को ऐसा सरप्राइज देगी। गिरधारी लाल अपनी बेटी प्रज्ञा का ये सरप्राइज गिफ्ट पाकर एकदम टूट चुके थे। प्रज्ञा को देख गिरधारी लाल के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सरप्राइज में प्रज्ञा ने अपनी मर्जी के मुताबिक विवेक नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी। प्रज्ञा और उसके पति विवेक दोनों शादी के बाद गिरधारी लाल का आशीर्वाद लेने गिरधारी लाल के घर आए। गिरधारी लाल प्रज्ञा को देखकर एकदम गुस्से में थे। प्रज्ञा ने अपने पिता गिरधारी लाल से कहा, पापा मेरा सरप्राइज आपको कैसा लगा? प्रज्ञा के पिता गिरधारी लाल ने गुस्से में कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गिरधारी लाल ने गुस्से में प्रज्ञा से कहा, चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। प्रज्ञा अपने पिता का गुस्सा देख एकदम टूट गई। उसने कहा, पापा ऐसा मत बोलिए, विवेक मेरे प्यार हैं और अब तो मेरे पति। गिरधारी लाल के गुस्से का पारा एकदम हाई था। उन्होंने गुस्से में कहा, अब इसके आगे एक शब्द भी नहीं, मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा, चली जाओ। प्रज्ञा ने अपने पापा से कहा, पापा ऐसा मत बोलिए, हम कहाँ जाएंगे? बस कुछ दिन हमें यहाँ पर रख लीजिए। विवेक के पास अभी कोई काम नहीं है, हम आखिर कहाँ भटकेंगे? गिरधारी लाल ने प्रज्ञा की एक न सुनी। उन्होंने प्रज्ञा और उसके पति विवेक को घर से निकाल दिया। प्रज्ञा एकदम टूट चुकी थी। जिस पिता पर उसको इतना घमंड था, आज उसी पिता ने उसे धिक्कार के घर से निकाल दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। विवेक को एक छोटी सी नौकरी मिली, जिसे प्रज्ञा और विवेक का गुजारा किसी तरह हो जाता था। कुछ दिन बाद प्रज्ञा ने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया, पर प्रज्ञा की किस्मत शायद बहुत ही खराब थी। विवेक भी प्रज्ञा को कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया। प्रज्ञा एकदम टूट चुकी थी और अकेली पड़ चुकी थी। बाप ने तो घर से निकाल दिया था, आखिर घर का खर्च कैसे चले? प्रज्ञा ने अपने पापा के दोस्त श्यामलाल से कुछ पैसे उधार लिए और प्रज्ञा ने एक बुटीक खोला। उस बुटीक के माध्यम से प्रज्ञा किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन प्रज्ञा के पापा के दोस्त श्यामलाल ने प्रज्ञा को एक ऐसी खबर सुनाई। उन्होंने प्रज्ञा से कहा, बेटा तुम्हारे पापा अब इस दुनिया से जा चुके हैं। पर जब ये बात प्रज्ञा को पता चली कि उसके पिता की डेथ हो गई है और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ वो मुझे घर से निकाल दिए थे। दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ दिए थे। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मेरे पापा ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। मेरे पापा मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझसे इतनी नफरत करते थे, तो मैं उनके अंतिम यात्रा में नहीं जाऊंगी। पर प्रज्ञा के पापा के दोस्त श्यामलाल जी ने कहा, ऐसा मत कहो प्रज्ञा, वो तुम्हारे पिता थे, चले जाओ। लोग क्या कहेंगे कि उनकी एक ही बेटी थी और अपने पिता के अंतिम यात्रा में नहीं आई। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अब उनसे दुश्मनी क्या? प्रज्ञा जाना नहीं चाहती थी, पर उसके पिता के दोस्त श्यामलाल जी ने उसे इतना समझाया तो किसी तरह वो मान गई और बोली, ठीक है चलती हूँ। पर प्रज्ञा को अपने पापा से इतनी नफरत हो गई थी, उसने सोचा, चलो इसी बहाने देखती हूँ। जिस पिता ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, देखती हूँ आज वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। प्रज्ञा जब अपने पिता के घर गई तो कुछ रिश्तेदार उसके पिता के अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। प्रज्ञा को अपने पिता के मरने का कोई दुख नहीं था। प्रज्ञा किसी तरह अपना फर्ज अदा करने आई थी। प्रज्ञा के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। सारे रिश्तेदार रो रहे थे, पर प्रज्ञा के आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं थे।
किसी तरह प्रज्ञा के पिता का अंतिम संस्कार हो गया। प्रज्ञा अब अपने घर जाने वाली थी। तभी उसके पापा के दोस्त श्यामलाल जी प्रज्ञा के पास आए और उन्होंने प्रज्ञा को एक खत दिया और कहा, बेटा प्रज्ञा, ये तुम्हारे पापा ने मुझे 2 दिन पहले एक खत दिया था कि प्रज्ञा को दे देना, पर मैं देना भूल गया था। आज याद आया तो दे रहा हूँ। हो सकेगा तो इस खत को जरूर पढ़ लेना। प्रज्ञा उस दिन अपने पापा के ही घर रुक गई। रात हो चुकी थी। सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ देर बाद प्रज्ञा ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। प्रज्ञा के पापा ने जो प्रज्ञा के लिए खत लिखा था, उस खत में सबसे पहले यही लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज है, पर अपने पापा को तुम माफ कर देना। मैं मानता हूँ कि जब तू विवेक से शादी कर मेरे पास आई थी तो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी। तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी। मुझे भी तुम्हारा ये दुख देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं भी बहुत उदास था। तुम्हें क्या पता, जब तुम छोटी सी थी तभी तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तो तुम अपनी माँ को याद कर कितना रोती थी। तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था। मेरे बिना तुम सोती नहीं थी। कभी कभी तो तुम रात को उठकर अचानक रोने लगती थी, तो मैं भी तुम्हारे साथ जगता था। तुम जब पहली बार स्कूल जाने से डरती थी, तो मैं भी कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ स्कूल के गेट पर ही खड़ा रहता था कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। तुम जैसे ही स्कूल के बाहर आती थी तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जब तुम्हें पसंद नहीं आता था, तो मैं तुम्हारे लिए किसी तरह अच्छा से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करता था। याद है एक बार जब तुम्हें बुखार हुआ था तो तुम रात भर जगकर रोती थी और मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें हंसाता था कि तुम रो मत, वरना मेरे भी आंखों में आंसू आ जाता था। तुम्हें शायद याद होगा जब तुम पहली बार हाई स्कूल का एग्जाम देने के लिए रात रात भर जगकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी, तो मैं तुम्हारे लिए रात भर जगकर चाय बना कर देता था। याद है तुम्हें वो तुम्हारा छोटा सा कपड़ा? सभी कॉलोनी वाले कहते थे कि लड़की इतने छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं ना चाहते हुए तुम्हारी हर बात को मानता था। पर तुमने मुझसे बिना पूछे एक ऐसे लड़के से शादी करके आ गई जिस लड़के के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तुम उस लड़के से शादी करके आई थी तो उसके बाद मैंने उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी ली। वो लड़का वासना और पैसों के लिए ना जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त अपने प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि मैं तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से तुम्हारी शादी करूं कि लोग देखते ही रह जाएं। पर तुमने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि अपने मन की कुछ बात कह सकूं। मेरी प्यारी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के कुछ गहने और जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे रखे थे वो सब रखे हैं, और 2-3 घर और कुछ जमीन है, वो सब मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं। और खत समाप्त होने के पहले मैं तुमसे यही कहूँगा कि काश तुमने अपने पापा को समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, और वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। मैंने लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए कि तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो, इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। लास्ट में बस यही कहूँगा कि जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया था जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज दुनिया क्या कहेगी, बल्कि इसलिए कि वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सूसू तक करने के लिए मुझे सारी रात उठाती थी, और जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला ले लिया पर अपने पिता को बताना एक बार भी सही नहीं समझा। बेटा, अब तो तुम भी एक माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, जब वो दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम भी अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें मेरी तरह ये दर्द कभी न देखना पड़े। एक बुरा पिता ही समझकर मुझे माफ कर देना, मेरी प्यारी गुड़िया।
प्रज्ञा अपने पापा का ये खत पढ़कर बहुत रो रही थी। तभी श्यामलाल जी आए और प्रज्ञा को रोता हुआ देख कहने लगे कि प्रज्ञा, जो तूने बुटीक खोलने के लिए मेरे से पैसे लिए थे, वो पैसे मैंने नहीं तुम्हारे पापा ने दिए थे। औलाद कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।